हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। क्लासेस आज से अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और आप लोग काफ़ी सफ़र कर चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से सभी ने सफ़र किया है, तो इसीलिए अपन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और अब से आपकी डेली क्लासेस रहेंगी और आप लोगों को उसको अटेंड करना है। तो अपना बीए पार्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम कि आप एक स्कूल लेवल से निकल के अब एक कॉलेज लेवल पे आप लोग आ गए हैं। और आपका जो अब लेवल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो इसीलिए क्योंकि पहले आप स्कूलिंग में जो आपका जो स्कूल था उस लेवल पे थे, अब आप कॉलेज लेवल पे आप लोग आ चुके हैं। तो आपकी सोच भी अब यहाँ से धीरे धीरे डेवलप और ज़्यादा होना शुरू होगी। आप में काफ़ी चेंजेस भी, आपके ना विचारों में भी चेंजेस आएंगे। लेकिन एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि स्कूल से पास होकर जब हम कॉलेज में आते हैं तो हमारे लिए कहा जाता है ना कि अब तो हम बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। अब हमारे जो स्कूल में जो हमारा टाइम पीरियड जो फिक्स था कि भाई हमें 8 बजे या फिर हमारा 7:30 जो स्कूल स्टार्ट होता था, 7:30 स्कूल स्टार्ट होने के बाद हमें जो हमारा टाइम लिमिटेशन था उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा शेड्यूल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलता था, जिसमें हमें सारी क्लासेस लेनी पड़ती थी, कंपलसरी होता था। लेकिन कॉलेज में आते हम लोगों की जो कंपलसरी वाली जो चीज़ है ना, ये हम लोग कई बार साइड में रख देते हैं और हम सोचते हैं तो हम स्वतंत्र हो गए, अब हम क्लास अटेंड करें या ना करें ये हमारे पे डिपेंड है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। जैसा अपना स्कूल में अपना जो टाइम टेबल जो अपना शेड्यूल चल रहा था वो ही अपने स्कूल में से निकलकर कॉलेज में भी अपना वही रहेगा। क्योंकि अगर हमने पढ़ाई को थोड़ा सा ढीले भी छोड़ा या अपने उसको लूज छोड़ दिया तो उसका लॉस या उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, ये आप जानते, ये आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने विचारों को स्वतंत्र करो, अपने को भी स्वतंत्र करो, लेकिन स्वतंत्र ऐसे करो कि हमारे लिए किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी एक छोटी सी अपनी बेसिक सी बात कि अपन लोग कॉलेज लेवल से निकल के अपन कॉलेज लेवल में आ गए, स्कूल लेवल से निकल गए तो हमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो वो चेंजेस आप में आने भी जरूरी है, हमें विचारों में बदलाव लाना जरूरी है, हमारे व्यवहार में भी बदलाव आएगा। लेकिन ये सारे परिवर्तन हमारे लिए कुछ सीमाओं के अंदर रहना भी जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई करनी है हमें हमारी स्टडीज को कंटिन्यू रखना है और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एम होगा, सबकी लाइफ का कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा कि स्कूल पास करने के बाद कोई क्या बनना चाहता है या फिर किसी के सपने अलग अलग होंगे। तो उन सपने जो आप लोगों ने देखे हैं, जो लक्ष्य आप लोगों ने अपनी लाइफ का निर्धारण किया हुआ है, प्लीज आप बच्चों उसी को फॉलो करें। ठीक है, और उसको फॉलो करने के लिए आपको अपनी स्टडीज को स्टार्ट फिर से करना ही होगा। तो आज से अपनी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए अपन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। तो मैं माई सेल्फ मंजू एंड आई एम योर पॉलिटिकल लेक्चरर, मैं आपको पॉलिटिकल पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताना चाहूंगी। आपको जो आप जानते ही होंगे, पॉलिटिकल सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट नहीं कहूंगी क्योंकि इंटरेस्टिंग ज्यादा है, क्योंकि आज की लाइफ में हर एक को पॉलिटिक्स चाहिए, हर एक को राजनीति चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ना चलता रहना चाहिए। तो इससे अच्छा सब्जेक्ट मेरे ख्याल से और कोई हो नहीं सकता है। ये शायद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल लेक्चरर हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स है ही अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट। क्योंकि आप देखोगे कि आपका जो भी कोई कंपटीशन एग्जाम होगा, उस कंपटीशन एग्जाम में आपको ये पोर्शन आपको देखना ही पड़ेगा, आपको इसके बारे में नॉलेज को गेन करना ही पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आपको कोई सा भी एग्जाम में बैठे, क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं अपने सिलेबस की। तो बीए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है आप जानते हो, आपकी 2 बुक्स होंगी। मैं बोर्ड पे भी इसको एक बार लिख देती हूँ। आपके सिलेबस में 2 बुक्स होंगी आपके। ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, यानी कि 2 आपकी बुक्स होंगी, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड।
अब जो फर्स्ट पेपर आपका वो है राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर, वो जो आपका होगा वो है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। राजनीति विज्ञान के मूल आधार, मूल आधार, ठीक है। फर्स्ट पेपर अपना जो होगा वो कौन सा होगा, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, ठीक है। अपना जो दूसरा पेपर होगा वो है थिंकर्स, बहुत अच्छा है पेपर ये, वो है अपना भारतीय राजनीतिक विचार, भारतीय राजनीतिक विचारक। दो बुक्स हैं, पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार, पेपर सेकंड भारतीय राजनीतिक विचारक। दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अब आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में थिंकर्स यानी कि जो कौन से ऑथर की अपन बुक लें, अपने सामने ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि हम कौन से जो ऑथर है उसकी बुक हमारे लिए सबसे अच्छी होती है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लिए इसमें वैसे तो बहुत सारे थिंकर्स हैं, ठीक है ना। अपन पुखराज जैन की भी ले सकते हैं, ओपी गाबा की भी ले सकते हैं, पीके चड्डा की भी ले सकते हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं, लेकिन मैं जो बुक आपके लिए प्रेफर करना चाहूंगी वो है आपकी ओपी गाबा की और पुखराज जैन की, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ओपी गाबा, ओपी गाबा और पुखराज जैन, पुखराज जैन। ये मैं बुक्स आपके दोनों विचारकों के लिए बताऊंगी, यानी कि दोनों ही पेपर्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ओपी गाबा और पुखराज जैन की दोनों की ही पेपर्स के लिए आपके लिए बढ़िया रहेंगी। एक अपनी एक और बुक आती है जेपी सूद, जेपी सूद और पीएस वर्मा की भी है अपनी एक, लेकिन मैं इसको कम प्रेफर करना चाहूंगी आपके लिए। वो इसका रीजन ये है कि इसकी ओपी गाबा और पुखराज जैन आप लोग अगर लेती हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसका रीजन ये कि इन दोनों की जो लैंग्वेज है वो आप लोगों के लिए इजी रहेगी, यानी कि आपको समझ में फटाफट से आ जाएगी, क्योंकि अभी अपना लेवल फटाफट से 12th बाद जस्ट वाला ही है। तो इनकी जो लैंग्वेज है और इनका जो उन्होंने जो विश्लेषण किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया है, हर टॉपिक्स को बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया है, और लैंग्वेज प्लस इसकी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज अगर हमको अगर अच्छी मिल जाती है तो हमें फटाफट से कोई भी चीज हमें आ जाती है। तो आपके दो पेपर हैं, राजनीति विज्ञान के मूल आधार और भारतीय राजनीतिक विचारक। आपको मैंने बुक्स भी बता दी हैं, ऑथर भी मैंने आपको बता दिए हैं, ओपी गाबा या पुखराज जैन, इनमें से आप कोई सी भी ऑथर की आप बुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट चाहिए, मार्केट में आप देखिए, दोनों बुक्स को टैली कीजिए, दोनों बुक्स में आपको जिसकी भी लैंग्वेज अगर समझ में आती है आप वो बुक आप अपने लिए परचेज कीजिए। अब अपनी बात आती है, पेपर्स की बात आपको हो गई है, अब मैं आपको आपका जो क्वेश्चन मतलब किस तरीके से आपके एग्जाम में पेपर आते हैं वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि वो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमारे लिए किस टॉपिक से कहाँ से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं ये हमारे दिमाग में हमेशा बात बनी रहनी चाहिए। आपके पेपर के 3 पार्ट होंगे, यानी आपके पेपर के 3 पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में जो आपके आएगा वो 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके आएंगे 2-2 नंबर्स के, इनमें कोई चॉइस नहीं आएगी, 10 क्वेश्चन आपके आएंगे और वो 10 के 10 क्वेश्चन हमारे इन सभी जो भी अपने 3-3, क्योंकि इन फर्स्ट पेपर में 3-3 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, यानी कि 3-3 अपनी यूनिट्स होंगी, उन तीनों यूनिट्स में से 10 क्वेश्चन कहीं से भी, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो आपका अंक आएगा वो 2 नंबर का आएगा, और ये मैं चाहती हूँ कि 2 नंबर हमारे कहीं भी, यानी कि 10 के 10 क्वेश्चन हमें पूरे के पूरे करने ही हैं, हमारे 20 नंबर कहीं भी नहीं जाने चाहिए,
क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको अलग से निकाल के बताती भी जाऊंगी और आपको ये समझाती भी जाऊंगी कि ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे आप अंडरलाइन करिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न करिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये 10 क्वेश्चंस आपके कहीं भी नहीं जाने चाहिए, यानी कि हमारे पास ये 20 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब पार्ट सेकंड में आपका जो आएगा, पार्ट सेकंड में आपका आएंगे 4 क्वेश्चंस आपके आएंगे, वो है 5 नंबर के। ठीक है, ये भी 20 नंबर का हो गया। अब ये 4 क्वेश्चन आपके 150 शब्दों के आते हैं कि आपको 150 वर्ड्स में आपको इनका आंसर देना है। क्वेश्चन जो होते हैं वो भी शॉर्ट ही आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बड़ा क्वेश्चन करके भी वो दे देते हैं, लेकिन आपको उसका आंसर किस तरीके से 150 शब्दों में 150 शब्दों में आपको उसका आंसर कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये 4 क्वेश्चन यानी कि हमारे ये 20 में से 20 नंबर तो नहीं आएंगे, क्योंकि टोटल 5 के 5 नंबर एक क्वेश्चन में नहीं मिलते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट की राइटिंग भी बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है, क्योंकि स्पीडली बच्चा लिखता है तो राइटिंग भी नेचुरल सी है, खराब होगी, और बच्चा कई बार हर बार में लिखता है तो वो क्वेश्चन पूरा सही नहीं होगा। तो 4 नंबर तो मैं ये चाहती हूँ कि 5 में से 4 नंबर तो आपके आए। तो अगर आपके एक क्वेश्चन में 4 नंबर आते हैं तो कितने क्वेश्चन हो गए, आप कितने नंबर हो गए आपके? तो आपके नंबर कटने नहीं चाहिए, यहाँ पे आपके ये वाले 4 के 4 क्वेश्चन भी आपको सही ही आपको करने हैं। कई बार ना बीच में से भी बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, तो आपको बीच में से जो भी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी अपना स्टार्ट करेंगे जब अपन अपना, तो उसमें से मैं आपको धीरे धीरे बताती भी जाऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेना, तो आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो थर्ड पार्ट जो अपना आता है, पार्ट थर्ड, उसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके, लेकिन वो निबंधात्मक होंगे, यानी कि वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जिसको आपको कम से कम 4-5 पेज में इसका आंसर देना है। ठीक है ना, ये आपका एक क्वेश्चन होगा 20 नंबर का, यानी कि आपके 60 नंबर के हो गए। 3 क्वेश्चन आएंगे 20-20 नंबर के, 60 नंबर का हो गया आपका ये। ठीक है, यानी कि टोटल अपना 100 का हो गया फर्स्ट पार्ट का अपना, यानी कि सेकंड में, यानी कि एक जो पेपर है वो अपना 100 का हो गया। अब 100 में से ये जो निबंधात्मक जो 3 क्वेश्चन है, इनकी बात मैं बताने जा रही हूँ आपको। निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, हम उसका आंसर भी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है हमको हमारे टाइम पर, कि हमको हमारा मैनेजमेंट ऐसे करके चलना है कि हम पूरे टाइम में पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप लोग जानते हो 12th में देखकर आए हो, आपको अपना बड़े क्वेश्चन हम पहले करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा हो, तो हम एक क्वेश्चन को करने में इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं कि हमें बाकी क्वेश्चन को तो पता ही नहीं चलता कि वो उसके लिए टाइम है कि नहीं है हमारे पास। तो इसमें आपका सबसे ज्यादा है टाइम मैनेजमेंट। आप इस तरीके से करके चलिए कि एक क्वेश्चन को 3 जो अपने बड़े क्वेश्चन है, उस एक क्वेश्चन में आपको आधे घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं देना, यानी कि आपको 1.5 घंटा इसको देना है और 1.5 घंटा इनको देना है। अगर आप इस तरीके से करते चलोगे, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप चलोगे, तो आप केवल वही चीज लिखोगे जो क्वेश्चन में पूछी जा रही है, क्योंकि हम लिखते जा रहे हैं, हमें नहीं पता हम क्या लिख रहे हैं। ऐसे नहीं करना है अपने को वो ही आंसर करना है जो वाकई में एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्योंकि हमें तो नंबर लेने हैं, उसका मेथड भी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आपको अपना आंसर करना है, किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखना है कि आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है बच्चों, तो ये तो जो था मैंने आपको बता दी कि आपका पैटर्न जो है वो पेपर का वो इस तरीके से आने वाला है। 2 अपनी बुक्स होंगी, फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें 3 यूनिट्स होंगे आपके। थोड़ा सा अभी आपको लेवल थोड़ा सा हाई लगेगा, क्योंकि अभी आप वो सारी चीजों से निकले हैं, तो ये सारी चीज आपको समझ में आई गई होंगी, आपको इसी तरीके से अपना देखना है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखिए, आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक पे। अपनी दोनों बुक्स की बात मैंने अभी की है कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, राजनीति विज्ञान के मूल आधार और भारतीय राजनीति विचार। फर्स्ट पेपर की अपन स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट पेपर अपन स्टार्ट कर लेते हैं अभी, क्योंकि थिंकर जो है वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा।
और इजी है इसलिए जल्दी समझ में भी आ जाएगा। लेकिन अपना फर्स्ट पेपर है ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन टफ आपको नहीं लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप 12th क्लास में पढ़कर आए हो। जैसे कि इसके फर्स्ट यूनिट में है कि भारतीय राजनीति के क्षेत्र, अर्थ, प्रकृति, ये सारी चीजें आप लोग 12th में करके आ चुके हैं। व्यवहारवाद क्या होता है, उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है, विचारधाराएं कौन सी हैं, ये सारी विचारधाराएं आप 12th में करके आए हो। लेकिन वो शॉर्ट रूप में था, अब हम जो करेंगे वो यहाँ पे उसका विस्तृत रूप करेंगे। सारी विचारधाराएं मुझे पता है आप लोग पढ़ के आए हो, आदर्शवाद, उदारवाद, प्रत्ययवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये सारी विचारधारा बेटा आप सभी ने पढ़ी होंगी। फिर हमारी अब जो सारी चीजें आने वाली हैं वो आपका पहले का ही विस्तृत रूप होगा, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह की आपको कोई डिफिकल्टी होगी। तो ये वाला जो इसका फर्स्ट यूनिट का जो मैं आपको बता रही थी वो सारा विचारधारा से ही रिलेटेड होगा। अब आपका जो सेकंड पार्ट में जो आपका यूनिट सेकंड होगी वो भी आपने सब कुछ करा हुआ है, जैसे कि आपने लोकतंत्र, दबाव समूह, राजनीतिक दल और सारे के सारे जो अंग हैं सरकार के, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये सारी चीजें बेटा आप सब लोग 12th में करके आए हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी सेकंड यूनिट में भी आपको उसमें कोई डिफिकल्टी होगी। थर्ड जो यूनिट होगी वो है आपकी पूरी, मैंने आपको बताई दी, पूरी की पूरी विचारधाराएं। जैसे कि मैं आपको रिपीट भी कर देती हूँ कि जैसे फर्स्ट यूनिट में आया है वही परंपरागत, आधुनिक दृष्टिकोण, इसमें वही सारी चीज आएंगी, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, इनके ये किस पे बेस्ड थे, कौन से किस चीज पर बल देते थे, ये सारा चीज इसमें आ जाएगा। फिर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद की द्वितीय विश्व से पहले कौन सा आया, द्वितीय विश्व के बाद क्या चीज आई, फिर किसने किसकी कमियों को उजागर किया, किसने किससे रिलेटेड कौन सी चीज बताई, कौन सा ज्ञान दिया, और वर्तमान समय में किसकी कितनी प्रासंगिकता है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। राजनीति विज्ञान का फिर हम इसमें करेंगे फर्स्ट यूनिट में ही, फर्स्ट पेपर का, कि राजनीति विज्ञान का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है। तो ये तो आपको 12th में पूरा का पूरा करके आए हो, यानी कि जो मेन बेस जो है वो आपका तैयार है एक तरह से, क्योंकि इसका अर्थ हमें पता है, क्योंकि जो आपका बेस है ना वो आप पहले ही 12th में इसको करके आए हो। इसका जो सेकंड यूनिट है उसमें सारा का सारा मैं आपको बता ही चुकी हूँ, राजनीति व्यवस्था, आधुनिकीकरण, सामाजिकरण, संस्कृति, लोकतंत्र, दबाव समूह, राजनीतिक दल, विधि का शासन, संविधानवाद या सरकार के तीनों अंग, इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत कर चुके हो। 12th में आपका ये वाला जो बेस है ये भी क्लियर हो ही चुका है, बाकी अपन सब इनका विस्तृत रूप देखेंगे। अब जो थर्ड यूनिट है अपनी, फर्स्ट यूनिट हो गई, सेकंड यूनिट होगी, जो थर्ड यूनिट है अपनी, उस थर्ड यूनिट में आपकी सारी की सारी विचारधाराएं आ जाएंगी। विचारधाराएं भी आप करके आ चुके हो, आदर्शवाद, समाजवाद, प्रत्ययवाद या उदारवाद, ये सारी की सारी विचारधाराएं भी आपके माइंड में क्लियर है। यानी कि अपने लिए फर्स्ट पेपर में कुछ भी नया नहीं है, नया बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमारा बेस तो तैयार है ही ना, हमारा बेस बिल्कुल तैयार है, हम बिल्कुल रेडी हैं इस चीज के लिए कि हमारे इसमें क्या चीज आएगी। आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीजें हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने लेवल पे थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट करें। अब दूसरे पेपर की मैं बात बता रही हूँ आपको, हालांकि अपन फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे पहले। सेकेंड पेपर में थिंकर्स हैं। अब देखिए फर्स्ट थिंकर में ना मनु, शुक्र, कौटिल्य आ जाएगा अपना यूनिट फर्स्ट, यानी कि पहले खंड में थिंकर की बात करें अपन, मनु, शुक्र, कौटिल्य आ जाएगा अपना। ये सारे के सारे भारतीय राजनीति विचार, यानी कि स्टार्टिंग में सबसे पहले राजनीति के बारे में किसने अपने विचारों का प्रतिपादन किया, मनु, शुक्र और कौटिल्य। फिर अपना आ जाएगा कि उसके बाद में राजा राममोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, अंबेडकर, इन सब ने राजनीति के बारे में या राजनीति में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया था, इन सब के बारे में आप थोड़ा बहुत तो पढ़ के आ ही चुके हो, थोड़ा बहुत सबको नॉलेज है, तो ये भी मेरे ख्याल से नया नहीं होना चाहिए। थर्ड यूनिट में अपना आ जाएगा नेहरू, अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय। थिंकर्स है, सारी चीजें मिल जाएंगी। तीनों यूनिट्स के सभी थिंकर्स आपस में, जैसे कि मनु, शुक्र, कौटिल्य, इनका सप्तांग सिद्धांत है, तीनों ने सप्तांग सिद्धांत दिया, राजा के बारे में बताया, राजा के कार्य क्षेत्र के बारे में बताया, राज्य के बारे में बताया, इन सब के बारे में उन्होंने बताया। तो ये सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी, लेकिन इसीलिए
अपन जब शुरू करेंगे वो धीरे धीरे अपने टॉपिक्स को इस तरीके से करते जाएंगे कि हर एक चीज आपका क्लियर होती चले। ठीक है, आज की फर्स्ट क्लास के लिए अभी अपने इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।